हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत का है धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। अध्याय 2 हाई स्कूल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अम्ल किसे कहते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर होता है को लाल में बदल देते हैं। यानी जो नीला लिटमस पेपर होता है इसको क्या करेंगे, ये लाल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, ये जली विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब आते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल देखेंगे, अम्ल कई प्रकार के होते हैं। पहला जो देखते हैं मुख्य अम्ल प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्लता अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे तेजाब भी कहते हैं। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये सब क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। इसके बाद आता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? इसमें आता है पहला एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या है? जो सिरका में पाया जाता है वही एसिटिक अम्ल होती है। इसके बाद लाइटिक अम्ल, उसके बाद आता है ऑक्जेलिक अम्ल। ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल। अब आता है सांद्र अम्ल। सांद्र मतलब क्या होता है? ऐसे जिसमें गाढ़ा हो, गाढ़ा को क्या कहेंगे? सांद्र कहेंगे। यानी जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। यानी जिसमें वह विलयन, हम कोई विलयन बना लें अम्ल का जिसमें जल की मात्रा कम हो और क्या हो? अम्ल की मात्रा अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे। तनु अम्ल किसे कहेंगे? जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल मिला लें और अधिक मात्रा में जल मिला लें, उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। क्लियर है? जिसमें वो विलयन बनाएं, अब विलयन में हम क्या करें? पानी अधिक मात्रा में कर दें और अम्ल कम मात्रा में दे दें, डाल दे, तो उसे क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। ठीक, अब आता है क्षार। क्षार किसे कहते हैं? जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं उसी पर ये क्षार का तो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं? नीला कर देते हैं तथा ये जली विलयन में OH- आयन देते हैं। इसी प्रकार प्रबल क्षारक होते हैं। प्रबल क्षारक कौन कौन है? NaOH, KOH। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार दुर्बल क्षार कौन होते हैं? NH4OH, इसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार आता है क्षार और लवण किसे कहते हैं? क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी जो जल में क्षार घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? घुलनशील क्षारक कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं। अब लवण की बात करेंगे। लवण किसे कहेंगे? लवण अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी लवण किसे कहेंगे? जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। यानी अम्ल और क्षार परस्पर एक दूसरे से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। जैसे एक अम्ल ले लें तो ये अम्ल ले लें, हम ले लो HCl ले लें और HCl की क्रिया किससे कराते हैं? प्रबल क्षार से NaOH से। तो दोनों जब क्रिया करते हैं तब क्या बनते हैं? NaCl, लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। अब आता है सूचक। सूचक किसे कहते हैं? सूचक मतलब इंडिकेटर, जो अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। जैसे सूचक कहते हैं, एक मिनट, सूचक कहते हैं। देखें तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के सूचक होते हैं। जैसे प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधी सूचक। यानी ये पौधे में पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में पाए जाते हैं। ये जैसे पौधे में पाए जाते हैं, लिटमस पे हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रीजा के पौधे के फूल हो गए, हल्दी होंगे, प्राकृतिक सूचक प्रकृति में पाए जाते हैं। इसके बाद है कृत्रिम सूचक। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन, ये क्या होते हैं? कृत्रिम सूचक होते हैं, लैब में बनाया जाता है। इसके बाद आता है गंधी सूचक। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल जाती है। जैसे प्याज, लौंग, तेल। प्याज, लौंग, तेल जो होता है ये सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं।
जहीं देखते हो आँख में जब प्याज काटते हैं तो झाग लगता है, जलने लगता है, आंसू आने लगता है, और जहीं इस संपर्क आता है बेस के कांटेक्ट में, तुरंत क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, कुछ नहीं होता है। अब देखें सूचक में हम कैसे पता लगाएं कौन से सूचक किस प्रकार हैं। जैसे लिटमस है, तो लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक लाल और एक नीला। लाल और नीला। लाल क्या करता है, ये करता है क्षार का पता लगाने के लिए, और नीला क्या करता है, अम्ल को पता लगाता है। लाल पत्ता गोभी का रस ले लेंगे मिक्सर में निकाल के, अम्ल में रहेगा तो लाल रहेगा, क्षार के कंटेंट जाएगा तो हरा हो जाएगा। हल्दी है, हल्दी को अम्ल के साथ ले जाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर जो ही क्षार के कांटेक्ट में जाता है तो लाल हो जाता है। देखते हैं आप लोग, जब कहीं कपड़े पे हल्दी लग जाती है तो सरफ से धोते हैं तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। उसी प्रकार हाइड्रेजिया का फूल का रस अम्ल के साथ रहेगा नीला, और क्षार के साथ जाएगा तो कैसा जाएगा, गुलाबी। फिनाप्थलीन है, तो फिनाप्थलीन अम्ल के साथ रंगहीन होगा, और यहीं क्षार के कंटेक्ट में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। इसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज का होता है, रंग लाल होता है, ये अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। इसी प्रकार प्याज का है, वनीला है, लौंग है, इन सब का अलग अलग सबका रिएक्शन। अब आते हैं अम्ल और क्षारों की रासायनिक गुण। कौन कौन से अम्ल और इसके गुण हैं। अम्ल के साथ अपक्रिया, क्षार के साथ अपक्रिया। जानते हैं जब अम्ल और क्षार ये दोनों धातु से क्रिया करते हैं तो दोनों में क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दोनों में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त। जैसे अम्ल में अगर हम क्रिया कराएं अम्ल की, तो अम्ल क्रिया करके क्या देंगे, उनके क्लोराइड देंगे और हाइड्रोजन गैस निकाल। इस पर क्षार क्रिया करेंगे तो क्या देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के साथ क्रिया कराएंगे, सोडियम जिंकेट बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस देंगे। इसी तरह पाम टेस्ट होता है। पाम टेस्ट किसे कहते हैं, हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पाम की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को ही हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए करते हैं। यानी हाइड्रोजन गैस में निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पाम की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम देखें धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया। यानी अम्ल के साथ जब धातु कार्बोनेट और धातु क्षार के साथ क्रिया कराई है तो देखते हैं धातु कार्बोनेट को जब क्षार के साथ अपक्रिया कराएंगे तो कुछ नहीं देगा, पर अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसी प्रकार चूने के पानी का टेस्ट कराएंगे तो उत्पत्ति और कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दुधिया हो जाता। नहीं, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी कैसा हो जाता है, दुधिया हो जाता है। जैसे देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है का विलयन है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित करेंगे तो सफ़ेद अवक्षेप किसका बनता है, सफ़ेद अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट का और जल निकल जाती है। इसको अधिक मात्रा में लेंगे तो जल में अघुलनशील रहेगा, नीचे का होगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद अम्ल एवं क्षार की परस्पर अपक्रिया। अम्ल और क्षार परस्पर अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण भी कहते हैं। उदासीनीकरण की परिभाषा क्या होता है, जब अम्ल और क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर अम्लीय लवण और जल बनाता है, उसी प्रकार दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक क्षारीय लवण और जल बनाते हैं। उसी प्रकार प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक मिलकर उदासीन लवण और जल बनाते हैं। उसी प्रकार दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलकर उदासीन लवण प्लस जल बनाते हैं। सब केस में लवण और जल बनेगा जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे। तो अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसको क्यूप्रस क्लोराइड प्लस H2O के साथ अपक्रिया कराएंगे। कॉपर क्लोराइड को बनाने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। उदाहरण अब देखेंगे, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि इनमें अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनते। उदाहरण जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम
ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं पीपीटी में। अब आता है धातुक ऑक्साइडों की क्षारों के साथ अपक्रिया। धातुक ऑक्साइड क्षारों के साथ क्रिया करते हैं ते भी क्या बनाएंगे, क्षार के साथ अपक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो भी कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाते हैं। इसी प्रकार जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक की क्रिया कराते हैं। तो जलीय विलयन में जब अम्ल और क्षार सब क्रिया कराते हैं अम्ल की, तो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तथा जल की उपस्थिति में क्षारक की क्रिया कराते हैं तो क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। करा सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जल के साथ अम्ल और क्षार को मिलाने ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षार को जल में मिलाना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यानी जब अम्ल को डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए, इसको थोड़ा थोड़ा डाल के क्या करना चाहिए, हिलाना चाहिए। अब आता है जल को अम्ल में डालने से पहले मिश्रण अस्फीत होकर बाहर आ जाता है। यानी जल में अम्ल मिश्रण में आस्फीत होकर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तथा स्थानीय ताप के कारण कांच फट भी जाता है। यानी तुरंत हम एक बार अम्ल डाल दें किसी पात्र में कांच के तो तुरंत क्या हो जाएगा, फट जाएगा। आप लोगों को पता है क्यों अम्ल को कांच के बर्तन में रखते हैं, क्योंकि अम्ल का होता बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए किसी भी पात्र मेटल में नहीं रखा जाता, इसीलिए इसको कांच के पात्र में रखा जाता है कि कम मात्रा में रिएक्ट करें। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब आता है अम्ल प्लस लवण और अम्ल प्लस धातु जब क्रिया कराएंगे, अम्ल प्लस धातु को लवण और हाइड्रोजन कह देगा तथा धातु के साथ अब क्रिया कराएंगे इसकी, लवण प्लस जल कह देगा तो धातु ऑक्साइड अम्ल की परस्पर एक क्रियाएँ हैं। देख लीजिएगा चार्ट में। फिर क्षार के साथ इसकी क्रिया है। फिर अम्ल और क्षारकों में समानताएँ क्या होती है, समानताएँ सभी में H+ आयन उत्पन्न देता है। एक क्षारक में क्या जाता है, OH- आयन ए देता है। आता है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। प्रबलता माने कौन कितना ज़्यादा प्रबल होता है। तो किसी क्षार और अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल और क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सार्वभौमिक सूचक है, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन को विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब आते हैं हम क्या पढ़ेंगे, पीएच स्केल। पीएच स्केल किसे कहते हैं, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने में किया जाता है। जहाँ P और H में जो P होता है उसे पुसांग या पोटेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, जो P होता है स्मॉल p pH में जो P है उसे पोटेंज को में जर्मन शब्द का जिसका अर्थ है शक्ति। क्या है, शक्ति। अगर pH वैल्यू 7 है तो उदासीन विलयन होगा। अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। स्केल में देखेंगे 0 से 14 है तो जो 0 के पास जितना ही रहेगा उतना ही प्रबल होगा और जो 0 से अधिक होगा उतना ही दुर्बल होगा। देख लीजिए प्रकृति इसकी, जब 7 पर रहेगा तो उदासीन होगा, जहीं 0 से 6.9 तक रहेगा तो अम्लीय होगा, फिर 7.1 से 14 तक जाएगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बहुत ज़्यादा महत्व है। दैनिक जीवन में आप जानते हैं पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे इसका शरीर हमेशा हमारा शरीर हमें 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल में पीएच 5.6 से कम होती है और वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मिट्टी का पीएच होता है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच होता है। हमारे पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अणु उत्पन्न होती है जो एक क्या कहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है जो एक प्रकार का अम्लीय होता है जो भोजन को अम्लीय माध्यम में बदलता है। उसी प्रकार पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होना। जैसे हमारे दांतों में रात में हम लोग कोई भोजन करें सो जाएं तो दांतों में कैविटी जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी वजह से अम्ल बनने लगता है। जिससे अम्ल बनेगा तो कैविटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जिससे दांत हमारे क्या होते हैं, गल जाते हैं। यानी इसके वजह से दांत हमारा गल जाते हैं। तो दांत में कौन होता है वायरस, एंटमीबा जिंजुआलिस। एंटमीबा जिंजुआलिस होती है जिसके वजह से दांत हमारे
अम्ल निबलने चले, जिससे दांत हमारा क्या होता है, धीरे धीरे डीके हो जाता है। उसी प्रकार पशु एवं पौधे में उत्पन्न रसायनों का आत्मरक्षा करने के लिए, यानी कुछ ऐसे भी कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी हो गया, इनके डंक में भी अम्ल होता है। इनके डंक में भी क्या होता है, अम्ल होता है, जिससे बहुत तेज हमको क्या होती है, दर्द होता है, जलन होता है। अब आता है लवणों के पीएच। लवण के पीएच कैसे कहेंगे? अगर उदासीन लवण है तो उसके पीएच 7 होंगे, अम्लीय लवण है तो उसके 7 से कम होंगे, क्षारीय लवण है तो 7 से अधिक होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH है, व्यंजक चूर्ण का CaOCl2 है, जिसे इसका IPAC नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बेकिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। इनके बनाने की विधि और उपयोग देख लीजिए। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इनको बनाने की विधि क्या होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना है तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस क्रिया को क्लोर क्षारक क्रिया भी कहते हैं, जिससे कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित होती है। इसका उपयोग कहाँ है, ईंधन, मार्गरीन में, स्वच्छ जल की स्वच्छता, PVC या CFC बनाने में, HCl इस्पात की सफाई शुद्धि में, NaOH धातुओं की ग्रीज हटाने, साबुन, कागज बनाने के लिए किया जाता है। Cl2 NaOH का व्यंजक चूर्ण घरेलू वस्त्र विरंजन के लिए भी किया जाता है। इसी प्रकार व्यंजन चूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यंजक चूर्ण पानी के सफाई में भी किया जाता है। इसका प्रयोग इसको कैसे बनाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं, तब जाकर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और H2O का निर्माण होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, वस्त्र उद्योग में, सूती और लिनेन के व्यंजक के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में क्या करते हैं, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी में मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योग में अपचायक के रूप में, पीने वाले पानी को जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए रोगनाशक के रूप में करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में लोग कुएं के पानी में पीते थे, जिसे साफ करने के लिए इसको डाला जाता है। इसी प्रकार बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा जिसे क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है, बेकिंग सोडा का उपयोग देख लीजिए। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, टार्टरिक अम्ल बनाने से प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एंटीसेप्टिक संगठन, इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक यंत्र में किया जाए। इसके बाद धोने वाला सोडा, बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला। अब है तो धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा भी कपड़े की सफाई में किया जाता है। अब है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग आप लोग देख लीजिए, देख के लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। ठीक, इसके बाद हम जानते हैं लास्ट यही था। इसी में आप लोगों का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप लिख सकते हैं इसमें से। धन्यवाद।